Hello everyone, welcome to my channel Tansuman Classes. So class 6 today we bring new chapter. आज हम आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आए हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो कि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में है। हमारी इंडिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ है। आज इस चैप्टर में हम इन्हीं सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर करेंगे। हालांकि आप सब लोगों ने कर लिया होगा, लेकिन फिर भी कुछ नए बच्चे अगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो यू विल गेट मोर वीडियोस। आपको नए नए और इंटरेस्टिंग वीडियोस तो मिलते रहेंगे, तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना पड़ेगा। अब बात रही हमारे चैप्टर की। देखिए, चैप्टर जो है वो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही रोचक है, इंटरेस्टिंग है, बिकॉज आज हम नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। और वो वेजिटेशन जो इंडिया में बहुत सारी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन है। इससे पहले मैं आपको बताऊं, वेजिटेशन वेजिटेशन हम बार बार कर रहे हैं, तो भाई वेजिटेशन होता क्या है? ये नेचुरल वेजिटेशन जो है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक वनस्पति और वाइल्ड लाइफ, जो वन्य जीव जो हमारे हैं। ठीक है, तो इट मीन्स द असेंबलेज ऑफ प्लांट। हम नेचुरल वेजिटेशन की अगर बात करें तो असेंबलेज ऑफ प्लांट स्पीसीज इन एनवायरमेंट इज नोन एज नेचुरल वेजिटेशन, जो कि प्राकृतिक तरीके से इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में उगी हुई होती है। नेचुरल वेजिटेशन इंक्लूड्स फॉरेस्ट है, ग्रास है एंड स्क्रब्स। ओके, एंड स्क्रब्स भी इसमें इंक्लूड है। तो नेचुरल वेजिटेशन में फॉरेस्ट तो है ही है, ग्रासेस भी है और स्क्रब्स भी इंक्लूड होते हैं। टेम्परेचर बच्चों, टेम्परेचर और रेनफॉल एक ऐसी फैक्टर्स हैं जो कि हमने चैप्टर में पढ़ा था कि टेम्परेचर, जो हमने चैप्टर 9 में भी पढ़ा था कि इंडिया को जो टेम्परेचर है ना, क्लाइमेट जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। सेम उसी तरीके से टेम्परेचर और रेनफॉल दो इम्पॉर्टेंट ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्लांट्स को ग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और कुछ एरियाज वो होते हैं जहाँ पे कि हैवी रेनफॉल होता है। अब हेवी रेनफॉल है और कुछ एरिया में बहुत कम बारिश होती है, स्केर्सिटी ऑफ वाटर है, तो वहाँ पे भी वेजिटेशन होती है। लेकिन ये वेजिटेशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है। तो आज हम इन्हीं वेजिटेशंस के बारे में बात करने वाले हैं कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, हैवी रेनफॉल होती है, दोज एरियाज गेट मोर रेनफॉल, वहाँ पे थिक और डेंस फॉरेस्ट होते हैं। लेकिन जहाँ पे कि बारिश कम होती है ना, लो रेनफॉल होती है और ह्यूमिडिटी और हाई टेम्परेचर जहाँ पे होता है, तो वहाँ पे वेजिटेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती है। उसकी बहुत ज़्यादा बिखरी हुई होती है, बुशेस होते हैं, स्क्रब्स वहाँ पे ज़्यादा होते हैं। तो इन्हीं सब के बारे में आज हम डिटेल से रीड करने वाले हैं। देखिए, फ्लोरा और प्लांट्स कवर्स द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ दैट अपेयर्ड ऑन अर्थ। इट इज फॉलोड बाय द फ्यूना और एनिमल्स, द ह्यूमन बींग्स। और अगर हम बात करें तो हमारा जो फ्लोरा या इट मीन्स प्लांट, आपको मालूम है फ्लोरा और फ्यूना जो होता है, तो हम फ्लोरा मीन्स प्लांट्स को बोलते हैं। ठीक है, और फ्यूना मीन्स एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स इसमें इंक्लूड होते हैं, जो कि हमने साइंस वाले चैप्टर्स में भी रीड किया होगा। ठीक है, तो फ्लोरा और फ्यूना जो है, ये भी अपने फॉर्म को, हमारे जो अर्थ है इसमें पहले आए थे। ठीक है, अब वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है। नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पे है प्राकृतिक संसाधन। तो जो वेजिटेशन है भाई, वो हमारे लिए प्राकृतिक संसाधन कैसे है और वाइल्ड लाइफ कैसे है? देखिए, नेचुरल वेजिटेशन दैट मीन्स द प्लांट्स कवर इट्स ओरिजिनल फॉर्म विदाउट मच चेंजेस डन बाय ह्यूमंस। आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत ये है कि नेचुरल वेजिटेशन वो होता है जिसमें कि ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं रहता है, उसमें ह्यूमंस का ज़्यादा दखल नहीं रहता है, और वो ओरिजिनल फॉर्म में उगती है, अपने आप जो उगती है, जिसमें कि ह्यूमन का कोई भी चेंजेस नहीं होता है, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। सो इन अ कंट्री द ओरिजिनल प्लांट्स कवर कंसिस्ट ऑफ फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड स्क्रब्स। और अगर हम बात करें ओरिजिनल फॉर्म की, तो हमारे कंट्री में ये हमें 3 तरीके से मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं? जैसे कि हमने पहले पढ़ा है, फॉरेस्ट जो जंगल है, ग्रासलैंड्स जो घास के मैदान हैं, और स्क्रब्स जहाँ पे कि झाड़ियाँ, कटीली झाड़ियाँ भी होती हैं।
तो फॉरेस्ट जो होता है ना बेटा, वो कहाँ पे होता है? तो फॉरेस्ट वो एरिया है जहाँ पे कि रेनफॉल अच्छे से होती है और वहाँ पे कल्टीवेशन नहीं होता है ना, क्रॉप्स का कल्टीवेशन नहीं होता है, तो वहाँ पे हमें जंगल बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। अगर हम सीधे सीधे बात करें तो वी हैव अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स like small plants known as bushes and some shrubs like cactus, है ना, flowering plants, some talls and some are big. So many some plants have many branches, leaves, नीम है, जैसे मैंगो है। अगर नेचुरल वेजिटेशन की बात करें तो नेचुरल वेजिटेशन इज डिपेंडेंट ऑन द डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस इन विच दे आर ग्रोन, यानी अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस पे डिपेंड करता है नेचुरल वेजिटेशन। और फॉरेस्ट ग्रो वेल कहाँ पे उगते हैं? जहाँ पे कि बारिश बहुत अच्छे से हो जाती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन की बात करते हैं, अगर प्राकृतिक वनस्पति की अगर हम बात करते हैं तो इट इज डिटरमाइंड बाय द क्लाइमेट। हमने अभी बात करी है कि क्लाइमेट सबसे पहला एक ऐसा रीजन है, बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि नेचुरल वेजिटेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। आपको जैसा कि लेफ्ट हैंड साइड में मैप दिख रहा है, लुक एट दिस मैप, देखिए, है ना। अब अलग अलग वेजिटेशन बताई गई हैं इसमें, ठीक है। तो मेजर पार्ट्स ऑफ ओरिजिनल वेजिटेशन हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय ह्यूमंस टू मीट देयर वेरियस नीड्स। और वी आर ह्यूमन बीइंग्स ना, एंड वी आर वेरी शेल्फिश। हम लोग अपनी नीड को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं? वी डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट एरिया। यस, बिकॉज ऑफ हमारे पास आज के समय में ओनली एंड ओनली 1/5 एरिया, टोटल एरिया ऑफ इंडिया का, जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1/5 एरिया ही फॉरेस्ट रहा है, जबकि हमारे इंडिया में 1/3 एरिया अंडर फॉरेस्ट होना चाहिए। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में कि भाई अंडर जो फॉरेस्ट एरिया है इंडिया में वो कितना है, तो इट इज 1/3, ठीक है। अब नेचुरल वेजिटेशन की बात करें तो इंडिया रेंजेस फ्रॉम फॉरेस्ट टू ट्रॉपिकल रीजन। आपको पता है जो ट्रॉपिकल रीजन है, उष्ण जो प्रदेश होते हैं हमारे इंडिया में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है। अब क्यों पाई जाती है? आप ये देखिए, इंडिया में एक जगह बहुत ज़्यादा बारिश है तो एक जगह बहुत सूखा है, कहीं बर्फ़ पड़ रही है तो कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी है, ह्यूमिड है, बारिश बहुत जगह ज़्यादा होती है। तो ये सब कारण होने की वजह से हमारे पास वी हैव टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एरियाज, हमारे पास वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एरियाज। So more than 5,000 species of trees in India. 5,000 हमारे पास में अलग अलग तरीके की वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। और आपको पता है लकड़ी जो है ना वो बहुत वैल्यूबल होती है, और फॉरेस्ट जो है उसका अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में। अब इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा नहीं है। क्यों नहीं है? अभी अभी हमने पढ़ा कि क्लाइमेट जो है और फिजिकल फीचर्स जो है ना, ये एक मेन ऐसा कारण है। टेम्परेचर है, रेनफॉल है ना, फिजिकल रिलीफ फीचर्स जो हैं, ये सब एक ऐसे बहुत बड़े कारण हैं जिनकी वजह से हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हैं एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस हैं। लुक एट दिस मैप, आप देखिए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। अब हम बात करेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट फाउंड इन दोज एरियाज वो गेट मोर रेनफॉल, यानी जहाँ पे कि बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट उन एरियाज में मिलता है। अब ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट की अगर हम बात करें, जो कि हमारे उस एरिया में मिलते हैं जो कि मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा है, ह्यूमिड भी ज़्यादा है, और बात करें तो ये प्लांट्स अपनी एक साथ लीव्स को नहीं छोड़ते हैं, है ना। तो जो फॉरेस्ट है अगर हम बात करें, जो कि डेजर्ट वेजिटेशन की अगर हम बात करें, तो डेजर्ट वेजिटेशन हमारे पास वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है, जहाँ पे कि स्केर्सिटी ऑफ वाटर है, पानी की कमी है, ठीक है। हम इस मैप की वजह से हम बहुत इजीली चैप्टर को समझ भी लेंगे, ठीक है। फिर रहा हमारे पास फोर्थ, मैंग्रोव फॉरेस्ट। अब मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है ना वो हमें डेल्टा रीजन में मिलते हैं, और डेल्टा कहाँ है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, दैट मीन्स हमें आना चाहिए इस तरफ,
और अगर हम देखें गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जहाँ पे कि मैंग्रोव जो फॉरेस्ट एरिया है वो पाया जाता है, ठीक है। इट मीन्स सुंदरबन वाला डेल्टा, जहाँ पे कि सुंदरी ट्रीज मिलते हैं। अब लास्ट रहा हमारे पास माउंटेन वेजिटेशन। अब माउंटेन, जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है कि माउंटेन एरियाज में है, ठीक है। और माउंटेन एरियाज में पाए जाने वाली वेजिटेशन, लुक एट दिस मैप, हिमालयस आ गया, ठीक है, भूटान इधर है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, असम है ना। यहाँ पे भी बहुत बड़ी संख्या में हमें ये वनस्पति मिलती है। अब इसके बारे में हम डिटेल से रीड करते हैं। तो फर्स्ट हमने पढ़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। लुक एट दिस पिक्चर ब्यूटीफुल, आपको ये देखिए, अब यहाँ चारों तरफ आपको हरा हरा दिख रहा है ना, ग्रीन एरिया दिख रहा है। इट मीन्स ये बहुत ज्यादा कि कौन सा एरिया है, ये बहुत ज्यादा रेन करने वाला है, यानी जहाँ पे रेन बहुत ज्यादा होती है। तो दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन दोज एरियाज हु गेट मोर रेनफॉल, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की अगर हम बात करें, these forests are found along the rainy slopes and western ghats, Andaman Nicobar and some part of West Bengal and उड़ीसा में हमें बहुत ज़्यादा ये देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम बात करें, ये जस्ट लुक एट दिस, ये रहा, ठीक है, तो हमें इन सभी में ये देखने के लिए मिल जाता है। फिर हम बात करते हैं कि इट्स लुक लाइक ग्रीन, ये हमेशा हरे दिखाई देते हैं। अब ये हरे क्यों दिखाई देते हैं? दीज एरियाज एक्सपीरियंस हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इन शॉर्ट ड्राई सीजन, यानी हॉट और ह्यूमिड होता है यहाँ पे क्लाइमेट, लेकिन जो सीजन शॉर्ट ड्राई सीजन होता है ना वो बहुत कम होता है। एवरेज रेनफॉल होती है जो कि 200 सेंटीमीटर तक होती है। तो हम इस एरिया को क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन। दैट मीन्स दे आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट बिकॉज ऑफ, हम इसे एवरग्रीन क्यों बोलेंगे? Because their trees do not shade their leaves in a particular period during the year. Thus they remain green throughout the year. ये एक साथ अपनी पत्तियां नहीं झड़ते हैं, इसकी वजह से ये हमें पूरे साल हरे दिखाई देते हैं, है ना। अगर 100 लीव्स में से अगर 20 गिर भी जाएगी तो भी वो पेड़ हरा ही दिखेगा ना। तो ये पूरे साल भर हमें हरे इसी वजह से दिखाई देते हैं। अब टॉल ट्रीज आर फाउंड इन दीज एरियाज, और इम्पोर्टेंट ट्रीज जो अगर बात करें तो ट्रीज आर एबोनी है, रोजवुड है, महोगनी है, ये हमें बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। आपको पता है इन जंगलों को पार करना भी बड़ा मुश्किल होता है। लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलते हैं एक ही जगह पे। सो दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन अंडमान निकोबार, असम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। गॉट इट, ये तो हमें समझ में आ गया। टाइप सेकंड पढ़ते हैं जो कि है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। यहाँ पे ये है कि मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से भी हम इनको जानते हैं। क्यों जानते हैं? बिकॉज दीज ट्रीज शेड देयर लीव्स फॉर अबाउट 2 months बिफोर विंटर। ये अपनी पत्तियां विंटर से पहले 2 महीने पहले झाड़ देते हैं, और इनको हम मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करें कि ये जो ट्रीज हैं वो हमें कहाँ मिलते हैं, तो दीज ट्रीज आर फाउंड इन द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयास और ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट, और साथ ही साथ में ये हमें मिलते हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, है ना, उड़ीसा, यहाँ पर भी ये वन हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। अब इन वनों के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए जो फॉरेस्ट एरिया है वो ये जो वन है ना, तो इन वनों के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा क्या है, ये अपनी पत्तियां जब झाड़ देते हैं तो ये 6 to 8 weeks तक विदाउट लीव्स रहते हैं। सो मोस्ट ऑफ द ट्री शेड देयर लीव्स फॉर अबाउट 6 to 8 weeks, ठीक है। अब हम बात करें कि ये एक साथ सेम टाइम अपनी लीव्स को शेड, दे डू नॉट शेड देयर लीव्स एट द सेम टाइम तो नहीं झाड़ते हैं, लेकिन इसमें अगर इम्पॉर्टेंट ट्रीज की हम बात करें तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ट्रीज हमें जो मिलते हैं वो हैं रोजवुड, सैंडलवुड, महुआ, शीशम, बैम्बू। इट मीन्स ये पेड़ जो है
ऑल द ईयर अपनी लीव्स नहीं झाड़ते हैं, लेकिन सर्दियों से पहले 2 महीने पहले ये अपने 6 to 8 वीक्स अपने लीव्स को झाड़ देते हैं, बट एक जैसा, एक साथ नहीं, ठीक है। अब डेजर्ट वेजिटेशन आता है। डेजर्ट इट मीन्स, हमें नाम से पता चल रहा है कि डेजर्ट का मतलब यानी कहीं ना कहीं मरुस्थल वाली जगह है और कहीं ना कहीं सूखे वाली जगह है, और मोस्टली फाउंड इन दोज एरियाज दोज गॉट लो रेनफॉल, ह्यूमिडिटी एंड हायर टेम्परेचर। यस, डेजर्ट वेजिटेशन मोस्टली फाउंड इन द एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, जहाँ पे कि बहुत कम बारिश होती है, सॉरी, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, और जो ट्रीज है ना वो बहुत दूर दूर होते हैं, वाइडली स्केयर्ड होते हैं। बुशेस और स्क्रब्स, झाड़ियाँ और कटेले पेड़ पौधे भी हमें यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। और प्लांट्स की बात करें ना, तो प्लांट्स विच ग्रोज इन डेजर्ट हैव डीप रूट्स एंड थिक बार्क्स। आपको पता है यहाँ के जो प्लांट्स है ना, इनकी रूट्स बहुत डीप होती हैं। आपको पता है डीप क्यों होती है? इन सर्च ऑफ वाटर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लो रेनफॉल वाला एरिया है, और रूट्स को तो बहुत सारा पानी चाहिए प्लांट को डेवलप करने के लिए। तो वो क्या करती है, इन सर्च ऑफ वाटर इसकी रूट्स नीचे की तरफ जाती रहती हैं। और थिक बार्क होता है, जो तना होता है ना, उसकी जो ऊपर की छाल होती है वो भी बहुत मोटी होती है। आप देखिए डेजर्ट वेजिटेशन कितना बिखरा हुआ है, कितना दूर दूर छोटे छोटे बुशेस हैं, है ना, स्क्रब्स हैं। अब आपको बताऊं मैं आपको, लॉन्ग थ्रोन होते हैं, कांटे होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा। क्यों होते हैं? बिकॉज दे रिड्यूस द लॉस ऑफ मॉइस्चर। कांटे की वजह से इसमें क्या होता है, मॉइस्चर बना रहता है, और जो जंगली जानवर है ना वो भी इसको खाने से डरते हैं, तो वो वेजिटेशन अपने आप को बचाने के काम भी करती है। और डीप रूट जो होती है वो हेल्प करती है टू ऑब्टेन मॉइस्चर फ्रॉम द ग्रेट ड्रैप, यानी गहराई से मॉइस्चर को लेने में डीप रूट हेल्प करती है। और लीव्स की बात करें ना, तो मिनिमाइज ऑपरेशन होता है, इसकी बहुत वैक्सी लीव्स होती हैं, चिकनी होती हैं, ताकि जो ऑपरेशन होता है ना वो कम से कम हो। और डेजर्ट वेजिटेशन होता है ना, जैसा कि हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में ये हमें देखने के लिए मिलती है। अब आप कहेंगे मैम ये कौन कौन से पौधे होते हैं? तो इसमें होता है बबूल, कीकर, कैक्टी, अकाई, यानी यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन है। बट कौन सी है? वो है जिनको पानी की कम जरूरत होती है, और जिनके थ्रोन्स होते हैं, बड़े बड़े थॉर्न्स होते हैं, यानी उनके कांटे होते हैं, ठीक है। अब माउंटेन वेजिटेशन की बात करें, तो माउंटेन, अरे नाम से पता चल रहा है ये तो हमें, यानी माउंटेन वाले एरिया में होगी। यस, माउंटेन वेजिटेशन जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है अकॉर्डिंग टू एल्टीट्यूड, टेम्परेचर, और साथ में आपको पता है एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई के हिसाब से होता है। यानी फॉरेस्ट एरियाज में जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाएंगे, वेजिटेशन क्या होगा, वो डिक्रीज होता चला जाएगा, और टेम्परेचर भी क्या होता है, देखिए हमने कहा जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज होता है, इट मीन्स वहां पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लग जाती है। और आपको पता है ठंडी वाली जगह तो वेजिटेशन नाम मात्र होती है, तो ट्रॉपिकल टू अल्पाइन टाइप के वेजिटेशन वहां पे पाई जाती है। इट मीन्स हमने कहा कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे हमें वेजिटेशन खत्म होती हुई मिलेगी। और शिवालिक की पहाड़ियां हैं, जो फुट हिल्स हैं, जो कि फुट हिल्स क्या होता है बेटा, पर्वत पहाड़ जहाँ पे खत्म होते हैं, तलछट्टी जिसे बोलते हैं उसको फुट हिल्स बोलते हैं, जहाँ की पहाड़ खत्म हो रहा है निचाई की तरफ, ठीक है। तो हिमालयंस आर कवर्ड विद ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड साल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्री। और हम बात करें साल जो पेड़ है वो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है। और वेजिटेशन है, ब्रॉड लीव्स होती हैं, एवरग्रीन ट्रीज होते हैं, जिसमें कि ओक है, कैशनट है, चीड़ है ना। और चीड़ एक ऐसा पौधा है जिसमें कि बहुत बड़ी मात्रा में तेल भी निकलता है, जो कि फर्नीचर को पॉलिश करने के काम आता है, आपको पता है। और स्टिल हायर एल्टीट्यूड की तरफ जैसे जैसे हम जाएंगे हमें वहां पे पाइन ट्री मिलेंगे, केदार मिलेगा, सिल्वर फर, देवदार, स्प्रूस,
ये सब हमें वहाँ पे ट्रीज देखने के लिए मिलते हैं। और एट अ हाइट ऑफ 3500 मीटर की ऊंचाई से जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, अल्पाइन वैरायटी आ जाती है। इट मीन्स वहाँ पे छोटे छोटे पौधे होंगे, ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, उनकी हाइट भी कम हो जाएगी। और एरियाज आर अंडर परमानेंट स्नो कवर। और जैसे ही हम अल्पाइन वैरायटी की तरफ जाएंगे, वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे होगा कि वो स्नो से कवर रहते हैं। और जब स्नो से कोई चीज़ कवर है तो इट मीन्स वहाँ पे वेजिटेशन होगी ही नहीं। और अगर होगी तो वो एल्गी जैसा होता है। ठीक है। अब mangrove forests are found in the areas flooded by the high tides of the sea water, and these forests are called the tidal forest also. आपको पता है हम इसको टाइडल फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? बिकॉज जिन एरियाज में टाइड्स ज्यादा आते हैं, सी वाटर है ना, बाढ़ से आया हुआ पानी जमा जहां रहता है, वहां पे ऐसे वन हमें देखने के लिए मिलते हैं। और मॉनग्रोव जो फॉरेस्ट है, यानी मॉनग्रोव्स जो वन है, वो हमें कैसे एरिया में मिलेगा? जहाँ पे पानी जमा भी रहता है। और आपको पता है गंगा एंड ब्रह्मपुत्र जो है नदियां हैं, वो जब डेल्टा बनाती हैं तो वहां पे पानी जब लास्ट में इकट्ठा होता है, वहां पे इस तरीके के वन हमें देखने के लिए मिलते हैं। एंड दे सर्वाइव कैसे? बोथ फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर। ये एक इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी है। क्यों है? बिकॉज ये बहुत ज़्यादा अ, खारे पानी में भी उग सकते हैं, सॉल्टी वाटर में भी लग सकता है और फ्रेश वाटर में भी लग सकता है। और डेंस मैंग्रोव फॉरेस्ट अकर अलोंग द कोस्ट लाइन, टाइडल क्रैक्स, बैक वाटर, सॉल्ट मार्शल्स। और साथ ही साथ में जो कि हमें फॉरेस्ट वाला टाइडल फॉरेस्ट वाला एरिया है, वहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। डेल्टा वाले एरिया में हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। और इवन हमें फ्लडेड एरियाज में देखने के लिए मिल जाते हैं। और इसे हम बोलते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं, जो कि सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं, यहाँ पे भी हमें ये ट्रीज देखने के लिए मिलते हैं। अब सुंदरी ट्रीज जो है ना, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में उग जाता है। और वो क्यों उगता है? क्योंकि वहाँ पे पानी ज़्यादा रहता है। और ये जो सुंदरी नाम है ना, ये सुंदरवन डेल्टा के नाम से ही सुंदरी पड़ा है। इट मीन्स सुंदरी टाइप ऑफ ट्रीज है वहाँ पे। और इससे क्या होता है? इसकी ड्यूरेबिलिटी जो होती है ना वुड की, वो बहुत अच्छी होती है। और ये बोट बनाने के, स्पेशली मेकिंग बोट्स में ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। इवन कंस्ट्रक्शन जो साइट्स होती हैं वहाँ पे भी इसकी लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, आपको पता है फॉरेस्ट हैं, चलो हमने वनों के बारे में पढ़ा, बट आपको पता है फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल एंड वेरियस फंक्शंस हमारे लिए जो परफॉर्म है ना, हमारे लिए बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं ये। वेरियस फंक्शंस लाइक रिलीज ऑक्सीजन फॉर अस टू ब्रीथ एंड ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड। जो फॉरेस्ट होते हैं ना, वो हमें क्या देते हैं? वो हमें ऑक्सीजन रिलीज देते हैं। और फिर वो क्या ले लेते हैं वापस? दे ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड। यस, एंड द रूट्स ऑफ द प्लांट्स बाइंड विद द सॉइल। फॉरेस्ट एक इम्पॉर्टेंट एक और फैक्टर बताऊं मैं आपको, हमारे लिए नेसेसरी क्यों है? बिकॉज जब फॉरेस्ट होते हैं ना, वो सॉइल को बाइंड भी करके रखते हैं, बांध के रखते हैं। तो इससे क्या होता है? इससे जब भी बाढ़ आती है ना, सॉइल इरोजन नहीं होता है। ठीक है। और साथ ही साथ में ये हमें बहुत सारी अलग चीजें भी देते हैं। कैसे? द रूट्स ऑफ द प्लांट्स बाइंड विद द सॉइल, बाइंड तो करते ही हैं, एंड प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, एज वेल एज टिम्बर फॉर द फर्नीचर। एंड फायरवुड है, पाउडर है, मेडिकल प्लांट्स है, हनी है, लाख है, और ग्लू है जो गम होता है, हर्ब्स हैं। सो वी ऑब्टेन वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट। और अगर फॉरेस्ट की बात करें तो ये नेचुरल हैबिटेट भी होते हैं। किसके लिए? वाइल्ड लाइफ के लिए। सो द नेचुरल वेजिटेशन नाउअडेज हैज बीन डिस्ट्रॉयड। और कुछ लोगों के द्वारा ये डिस्ट्रॉय भी किया जा रहा है और इसका शोषण किया जा रहा है। बिकॉज ह्यूमन बींग्स है ना, सिर्फ शेलफिश तो होते ही होते हैं, और साथ में अब क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे कट कर रहे हैं ना, हम वापस ग्रो भी नहीं कर रहे हैं। दैट्स वाई हमारा फॉरेस्ट एरिया
बहुत कम होता चला जा रहा है। और नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार हमारे पास में 33% होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फॉरेस्ट एरिया। लेकिन वी हैव ओनली 24.16% ऑफ इट्स टोटल, यानी हमारे पास में फॉरेस्ट एरिया भी कम होता चला जा रहा है। तो बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ साथ हमारे फॉरेस्ट भी कम होते जा रहे हैं। इसलिए स्कूल में क्या बनाया जाता है? वन महोत्सव मनाया जाता है। क्यों? ताकि बच्चों को बताया जा सके, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स बताया जा सके। और यू शुड ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स, ठीक है? क्योंकि वुड को तो देखिए कट कर लेते हैं, लेकिन हमें वापस लगाना भी चाहिए। इससे हमें मेडिकल प्लांट्स हैं, फॉडर जानवरों को भी मिलता है, ठीक है? तो फॉरेस्ट रिसोर्सेज इन आवर कंट्री आर नॉट एज द adequate but also a unevenly distribution. Out of the total forest we have only 70% have valuable trees. हमारे पास टोटल फॉरेस्ट में 70% ही वैल्यूबल ट्रीज हैं, एंड मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट आर डेसिडुस एंड कॉर्निफोरस। अब हम बात करते हैं हमें मिलने वाली चीज़ों के बारे में। जैसे कि हमें बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिलती हैं ना, वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत सारी वैल्यूबल चीज़ें हैं। और अगर हम बात करें इन चीज़ों के बारे में तो वी गेट फॉडर, गम, लाख, मेडिकल प्लांट्स, फायरवुड, टिम्बर, है ना? सो फॉरेस्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आर इकोनॉमी आल्सो। सो फॉरेस्ट हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और साथ ही साथ में रेगुलेट एयर करंट्स। आपको बताऊं मैं, जो फॉरेस्ट होते हैं ना, वो इनके इम्पोर्टेंट फंक्शंस भी होते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब आपको मैं बताऊं, डायरेक्टली तो हमने बता दिया कि आपको क्या क्या मिलता है, लेकिन ये हमारे फ्लड्स जो आते हैं, हमारे जो एयर करंट्स जो होती हैं, सॉइल इरोजन जो होते हैं, सॉइल का जो मॉइस्चर बनाए रखने के लिए, सॉइल की फर्टिलिटी बनाए रखने के लिए भी फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यू शुड प्रोटेक्ट, ठीक है? और अब हम पढ़ते हैं वाइल्ड लाइफ, यानी हमने वनों के बारे में तो पढ़ लिया, अब हम वन्य जीवों के बारे में भी पढ़ते हैं। वन्य जीव यानी जो जंगल में पाए जाते हैं। तो वाइल्ड लाइफ मीन्स फॉरेस्ट। देखिए, फॉरेस्ट आर होम ऑफ टू अ नंबर ऑफ स्पीसीज, ठीक है? बहुत सारे जानवर जो है वो जंगलों में रहते हैं। एंड एनिमल्स, अ लार्ज नंबर ऑफ रेप्टाइल्स हो गए, एम्फिबियंस हो गए, मैमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, है ना, वॉर्म्स हो गए, यानी अनगिनत जो जानवर है ना, वो किस पे डिपेंड करते हैं? वो फॉरेस्ट एरिया पे डिपेंड करते हैं। And the tiger in India are a national animal and tiger can be seen in various parts of the country. आपको पता है गिर फॉरेस्ट जो गुजरात का है वो फेमस है एशियाटिक लायंस के लिए। तो अब हम बात करते हैं कि वी हैव वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड मोर देन, हमारे जो इंडिया में 80,000 स्पीसीज, जो कि बहुत सारे अलग अलग प्रजातियां मिलती हैं। किसकी मिलती हैं? वन्य जीव यानी जंगल में पाए जाने वाले जानवरों की। आर फाउंड इन इंडिया। और इंडिया हैज मोर देन 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, यानी हमारे पास रेंगने वाले जानवर, रेप्टाइल्स, जिसमें कि स्नेक्स आ जाता है, क्रोकोडाइल आ जाता है, एलिगेटर आ जाता है ना? और एलिफेंट जो बात करें तो इट्स अ मैजेस्टिक। क्यों? क्योंकि लार्जेस्ट मैमल है जो हमारी कंट्री में पाया जाता है। और ये कहाँ कहाँ मिलता है? ये मिलता है तमिलनाडु, असम, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, केरला। और साथ ही साथ में वन हॉर्न राइनो, यस, वन हॉर्न राइनो, जो कि असम और वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। और इसको बचाने के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क बनाया गया है, मानस नेशनल पार्क बनाया गया है, जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इंक्लूड है। इट मीन्स हमें इनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। क्यों प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है? ताकि हमारे आगे फ्यूचर जनरेशन इसको देख सके, इसको समझ सके, है ना? इन इंडिया, ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड द बोथ टाइगर एंड लायन। आपको पता है इंडिया ही एक ऐसा देश है वर्ल्ड में जहाँ पे कि
टाइगर और लायन दोनों एक साथ पाए जाते हैं, आपको पता है। और नेचुरल वेजिटेशन जो है वो गिर फॉरेस्ट जो कि गुजरात में है ना। और टाइगर जो है मध्य प्रदेश में है ना, वेस्ट बंगाल में है, हिमालयन रीजन है। यहाँ पे हमें बड़ी संख्या में देखने के लिए मिल जाता है। और आपको पता है साथ ही साथ गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छा काम किया है इनको बचाने के लिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने इनको बचाने के लिए 50 टाइगर रिजर्व सेंटर्स बनाए हैं। लुक इन दिस पिक्चर, Indian ass, one on rhino, elephant, different type of animals, large variety of animals. और great Indian hornbill है, red panda है, look at this red panda, है ना, नील गाय है, lion tail है। look at this map, आप इस मैप को स्टडी ज़रूर करिए क्योंकि इसमें से आपको 2 और 3 मार्क्स का मैप बनाने के लिए आ सकता है। अब आप देखिए नेशनल पार्क है वो ग्रीन में इंडिकेट करे गए हैं, पिंक में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, और यहाँ पे ब्लू में बर्ड सेंचुरीज हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए राजस्थान में रणथंबोर है, सिरस्का है। ठीक है, दिख रहा है आपको? यस, है ना। गिर नेशनल, ये देखिए गिर नेशनल पार्क जो है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो ये देखिए दुधवा है ना। और यहाँ पे भी देखिए, ये देखिए लुक एट दिस, ये सारे है ना। तो आपको ये लर्न करने होंगे। अब हम बात करते हैं कि एनिमल्स जो है ना वो रिड्यूस होते जा रहे हैं और इंडेंजर्ड में शामिल हो गए। क्यों? बिकॉज यहाँ पे हंटर्स और पोचर्स जो है ना वो इनका शिकार करना शुरू कर दिया है, उनको बेचना शुरू कर दिया है, उनके बॉडी के हर पार्ट्स बिकते हैं, इसलिए इलीगल तरीके से लोगों ने इनको किल करना शुरू कर दिया है। और आपको बताएं इनके डिक्लाइन होने के भी बहुत सारे कारण हैं। ड्यू टू द रिस्कलेस किलिंग ऑफ एनिमल्स बाय ह्यूमन, हम जो ह्यूमन है ना वो इनको इंजॉयमेंट, अपने इंजॉयमेंट के लिए इनको मारता चला जा रहा है और अपने प्रॉफिट के लिए, अपने शेल्फिशनेस के कारण वो इनको किल करता जा रहा है। So there is a serious threat to call the urgent measures of to protect our wildlife. और इन सबको देखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? We should protect our wildlife. Animals and birds are national heritage. जैसा कि हम सबको पता है कि जो एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं ना बच्चे, वो हमारे नेशनल हेरिटेज है, वो हमारे राष्ट्र की क्या है? संपत्ति है। तो हमें इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। There's a number of national park, wildlife sanctuaries, bird sanctuaries have been set up in different parts of India. इसी की वजह से हमारे इंडिया में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में ये स्थापित करे गए हैं, जो कि नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ है, बर्ड सेंचुरीज, जो कि इस मैप में आपको दिखाए गए हैं। और वाइल्ड लाइफ जो नेशनल पार्क जो है वो रिजर्व करे गए हैं, किसके लिए? वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। और सिर्फ ये वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है, नेचुरल वेजिटेशन और नेचुरल ब्यूटी भी इससे बनी रहती है। आपको पता है नेचुरल ब्यूटी और वेजिटेशन क्यों बनी रहेगी? क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस बंद है। दैट्स वाई यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन और नेचुरल ब्यूटी बनी हुई रहती है। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है ना वो भी रिजर्व एरिया होता है। इट मीन्स वो प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं और एंडेंजर्ड जो एनिमल्स होते हैं उनको डेवलप करने के लिए होता है, प्रिजर्व करके रखे जाते हैं ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन उसको समझ सके, उसको देख सके और उसको इंजॉय कर सके देख के। सो वी ऑब्जर्व वाइल्ड लाइफ वीक। आपको पता है हमारी कंट्री में वाइल्ड लाइफ वीक अक्टूबर, जो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर होता है ना, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में सेलिब्रेट करा जाता है। ठीक उसी तरीके से जून जुलाई में भी वन महोत्सव है ना वो मनाया जाता है। एंड से वी मस्ट प्रोटेक्ट, प्रमोट पब्लिक अवेयरनेस अबाउट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। और साथ ही साथ में हमें हमारे जो लोग हैं, हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो जनता है उसको प्रमोट करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए अवेयरनेस देना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हमारे वाइल्ड लाइफ बची जा सकती है। वन्य जीवों को, प्राकृतिक संपत्ति को, प्राकृतिक वनस्पति को हम बचा के रख सकते हैं हमारे फ्यूचर के लिए।
So thanks for watching this video and don't forget to like and subscribe. वैसे कि आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, बट आपको फिर भी कर लेना है. Thanks for watching this video. Thank you. Good day.